को ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। आज प्रश्न 1 से लेकर के प्रश्न 10 तक को हम लोग हल करेंगे। इसमें कुल 10 प्रश्न दिया गया है। पहला क्वेश्चन से हल करते हैं हम लोग। किताब सबके पास है, सब लोग किताब है। कुछ बातें आपको मिलेगी ट्रिक लगाने के लिए, किताब पर ही ट्रिक लगा लेंगे आप लोग। आपके देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि थॉमसन मॉडल में परमाणु का साइज रदरफोर्ड मॉडल में परमाणु साइज से अधिक था, भिन्न नहीं था कि अपेक्षाकृत बहुत कम था। यानी थॉमसन के परमाणु मॉडल के साइज और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के साइज दोनों भिन्न नहीं थे। तो देखो भिन्न नहीं जौन बातन भर देना, भिन्न नहीं थे पहला में भरना। आपको हल करते चलना। काहे कि सुनो वो यो करेंगे परमाणु गोलकार होता है, यो कहे थे और दोनों के साइज सेम रखे थे। आ जाओ बाबू बी नंबर पर। खाली स्थान आपके पास है। में न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी समय में होते हैं, जबकि फिर खाली स्थान है में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट का अनुभव करते हैं। कह रहा है कि भरना है। तो पहला सुनो, पहला जो दिया गया है और भरने के लिए दिया गया है कि क्या भरेंगे इसमें, रदरफोर्ड की थॉमसन। तो पहला में थॉमसन भर लेना। थॉमसन मॉडल यानी थॉमसन मॉडल में न्यूनतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन अस्थायी समय में रहते हैं। याद रखना, न्यूनतम अवस्था में हमेशा अस्थायी होते हैं। किस मॉडल के अनुसार? थॉमसन के मॉडल के अनुसार। आगे जबकि रदरफोर्ड भर देना इसमें। जबकि रदरफोर्ड मॉडल में इलेक्ट्रॉन सदैव नेट बल का अनुभव करते हैं। नेट का मतलब अभी केंद्र बल पढ़े थे ना, mv² बराबर 1/4πε0 ZeE/r। तो नेट बल का रदरफोर्ड ने कहा था। सब आ जाओ सी नंबर पर आओ। सी नंबर पर आओ। कह रहा है खाली स्थान पर आधारित किसी क्लासिकी परमाणु का नष्ट होना निश्चित है। नष्ट होना निश्चित है। रदरफोर्ड का मॉडल है ये। आपको याद होगा कि रदरफोर्ड ने कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में, सुनो पहले, जब इलेक्ट्रॉन अपने कक्षक में घूमते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, और लगातार जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि परमाणु में गिर जाएंगे, नाभिक में गिर जाएंगे और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल होगा। सब लोग आ जाओ। डी नंबर पर आ जाओ। किसी परमाणु का द्रव्यमान का में लगभग सतत वितरण होता है, लेकिन खाली स्थान में अत्यंत असमान द्रव्यमान का वितरण होता है। तो सतत किसमें आएगा? थॉमसन के परमाणु मॉडल में। तो कहते हैं ना कि तरबूजा में जैसे बीज धसा होता है, उसी तरीके से क्या होता है? कौन धसा रहता है? इलेक्ट्रॉन धसा रहता है। तो पहला में थॉमसन मॉडल भर लो और दूसरा में रदरफोर्ड मॉडल भर लो। लेकिन रदरफोर्ड में अत्यंत असमान द्रव्यमान वितरण होता है, अलग अलग। पहला में थॉमसन, दूसरा में रदरफोर्ड मॉडल। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, बोर्ड में पूछा जाएगा। सब बच्चे लिखेंगे, अच्छा नंबर लेकर आएंगे, अच्छा अधिकारी बनेंगे, अच्छा पद प्राप्त करेंगे और देश का और अपने परिवार का नाम को रोशन करेंगे और भारत को अमेरिका जैसे मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। ई पर आ जाओ। ई पर खाली स्थान है में परमाणु के धनावेशित भाग का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। किसका मॉडल है? दोनों का मॉडल है। थॉमसन का भी है। थॉमसन ने भी कहा था ना, जो परमाणु होता है समस्त धनावेशित कणों से मिलकर बना होता है। और रदरफोर्ड ने कहा था कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान उसके नाभिक में स्थित होता है। तो दोनों लिख लेना, दोनों मॉडल। आगे बढ़ते हैं हम लोग बाबू। क्वेश्चन नंबर आते हैं दूसरा के पास। कह रहा है कि मान लीजिए कि स्वर्ण पन्नी के स्थान पर ठोस हाइड्रोजन की पतली शीट का प्रयोग करके आपको अल्फा कण प्रक्रिया प्रयोग कर दोहराने के लिए अवसर प्राप्त हो, तो बताइए कि किस परिणाम की अपेक्षा करेंगे। ये बताओ सोना के द्रव्यमान कितना होला? सोना का मतलब है कि सोना एक धातु है। सोना का एक धातु है। उस पर जब हम लोग अल्फा कण को डालते हैं तो उसका मार्ग विचलित हो जाता है और केवल एक ऐसा कण होता है जो टकरा करके वापस आता है। अगर उसके जगह पर हाइड्रोजन गैस का प्रयोग कर देंगे
तो अल्फा कण प्रक्षेपित विक्षेपित नहीं होगी, सीधी निकल जाएगी। अल्फा कण क्या होगी, सीधी निकल जाएगी। और सुनो, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है सोना के तुलना में नगण्य होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, माइनस में होता है। सोना का तो द्रव्यमान तो नहीं अधिक होता है ना, इसका माइनस में होता है। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन का उपयोग अल्फा कण के प्रयोग में नहीं कर सकते। तो मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए, लिखिए। दूसरा का उत्तर लिखेंगे, सोने का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होता है। सोना का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु से अधिक होता है। इसलिए सोना अल्फा कण को विक्षेपित कर सकती है, विक्षेपित कर सकती है, जबकि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कम होने के कारण यह अल्फा कण को विक्षेपित नहीं कर पाएगी। इसलिए इसका प्रयोग अल्फा कण के प्रयोग में नहीं किया जाता। तो इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। जल्दी से लिखिए, सोच के बताना है। कह रहे जानते हो क्या, सुनो ध्यान से, कि पाचन श्रेणी में बाबू, पाचन श्रेणी में विद्यमान स्पेक्ट्रम रेखाओं की लघुत्तम तरंगदैर्घ्य क्या होगी? हल करेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया था ला बा अप, ला रही तो एक रही, बा रही तो दो रही, अब पा रही तो तीन रही। यानी 1/3 के 1 लैम्डा बराबर आर, 1/3 के स्क्वायर माइनस 1 एन के स्क्वायर। और सुनो, हम कहे थे कि जब न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछेगा तो आप हमेशा एन के जगह पर इन्फाइनेटिव रखेंगे। याद करो, न्यूनतम कहेगा तो इन्फाइनेटिव, अधिकतम कहेगा तो अगर 3 है तो 4 रखेंगे। तो मैं लघुत्तम को आता, लघुत्तम मैंने न्यूनतम, तो एन के क्या रखेंगे, इन्फाइनेटिव। ऐसी को रखकर हल कर दीजिए, आगे आपका बस यही था। तो लिखेंगे पहले तो आपको याद होना चाहिए पाचन श्रेणी तीसरा नंबर है ना, ला बा प 1 लैम्डा बराबर आर, 1/3 का स्क्वायर तीसरा नंबर है, माइनस 1/n के स्क्वायर। लेकिन n का मान लिखेंगे इन्फाइनिटी। क्यों? क्योंकि पूछा है लघुत्तम। याद है कुछ? 1/λ आर का मान बोलो, अभी वहीं रखो 3 के ऊपर करोगे 9, कौन सा 6 नहीं होगा ना, 3 × 3 डबल लिखाएगा, माइनस इन्फाइनिटी के स्क्वायर छोड़ दो काली 1/λ बराबर सब छूट जाएगा 0, r/9 हो जाएगा बाबू। देखना r से गुणा 1 में किया है, r से गुणा यहाँ गुणा के छीने r से गुणा 1 में किए, इसका मान छोड़ देते हैं 0 होगा, इसलिए इसका मान छोड़ देते हैं, लैम्डा निकालना है। क्या निकालना है? लैम्डा। तो लैम्डा को बराबर के पहले रखना, अकेले रखना है, तो लैम्डा गुणे r बराबर 9, तो लैम्डा बराबर 9/r। r क्या है भैया? r है रीडवा नहीं था। कोई मान बताएंगे इसका? हाँ, एकदम सही लड़का बोला है। दिस इज द वेरी ग्रेटेस्ट एंड वेरी स्ट्रांग एंड वेरी
स्टूडेंट 1.097 इंटू 10 के पास 7 होता है बाबू। सब लोग याद करो। 1.097 गुणे 10 के पास 7, 1.97 गुणे 10 के पास 7, 1.97 गुणे 10 के पास 7। चलिए 10 आइए 1 2 3 के ऊपर 0, 1 2 3 गुणे 10 के ऊपर -7, नीचे नीचे 1097 हो बा 9000 हो भाई 1097 जाए कबर में 8 बार में, जाए कबर में 8 बार में जाएगा तो आएगा आपके पास आंसर। जब भाग वगैरह दे देंगे तो कितना 8.265 गुणे 10 के ऊपर -7 मीटर। कैसा लगा बताइए? आसान है कि नहीं है? जब भी लघुत्तम कहेगा ना तो इन्फिनिटिव मान रखते हैं। जल्दी से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 के पास कदम को रख दिए। देखो खूब बढ़िया सवाल आपका मौजूद है और कहा जा रहा है कि 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले किसी परमाणु में 2 ऊर्जा स्तर को पृथक कर देता है। उत्सर्जित विकिरण की आवृत्ति क्या होगी? और कुछ और आगे लिखा गया है यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो रहा है तो आपके पास एनर्जी मालूम है बाबू 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या पूछा है? आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब क्या पूछा है? म्यू। आवृत्ति का मतलब म्यू। तो एक काम करते हैं ना, पहला हमारा कर्तव्य क्या बनता है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है आशीष बाबू समझ में आ रहा है आपको ना, जहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तहाँ 1.6 गुणे 10 को -19 लिखना। आकाश बाबू का आशीष तो पूरा समझ जाता है। अगर क्वालिटी है एक बार पढ़ाओ दोबारा पूछा गणगवन बता देगा। अभी पूछेंगे नहीं तैयारी तनी पढ़ लेते हैं तब बुझाएगा। पहले इसको बदलो 2.3 गुणे ई का मान कितना है? सब लोग पढ़े है ना। अरे ई का मान इतना खाली झूल हो जाएगा। चल अच्छा हम लोग कल बताए थे कि देखो पहला स्टेंजा में पहला लाइन में पता चले क्या दिया है और दूसरा लाइन में पता चले क्या निकालो। अगर 2 लाइन के सवाल है तो ऊर्जा दे दिया। अब बताओ चलो क्या निकालना? ये निकालना है, इसको अकेले रखो भाई, जो निकालना है उसको अकेले रखो। चाहे बराबर के बाद है तो बराबर के बाद ही रहने दो, जहाँ बात आ रहने दो उसको। ओके ओकरा साथ छेड़खानी नहीं किया जाता, जहाँ बात आ रहने दो। बराबर के पहले होता है तो उसको वहीं रख देते। तो क्या होता है? ई अपान एच बराबर नहीं ये। अच्छा ये आपको मालूम है 2.3 गुणे 1.6 गुणे 10 को -19। ये अच्छा आपको मालूम है 6.6 गुणे 10 को -34 बराबर का हो गया न्यू। अच्छा सब लोग जानो ये दशमलव हटाओ ये दशमलव हटाओ तो 23 गुणे 16 गुणे 10 को -19 गुणे 10 के ऊपर +34 हो जाएगा बाबू। नीचे वाला -34 जाएगा +34 भाई 66। अच्छा देखो 2 के 0 हटाए हो तो 10 गुणे 10 लिखेंगे। और भाई एक यहाँ से हटाए ना एक यहाँ से तो 10 गुणे 10। पहले सीखो तब लिखना है, समझ पहले। 10 हटाए तो 10 हटे तो 10 दशमलव हटे तो ऊपर 10 तो 10 से 10 कैंसिल। ठीक है 2 से काटोगे तो 8 बार में ही कट गया। ये तो हमने सवाल वाला बन जाए 33 बार में। तो क्या आया देखो ध्यान से आगे आया आपके पास 23 गुणे 8 गुणे 34 में से 19 घटा दो 15 गुणे एक ये जा रहा है 10 को -1 बटा में क्या हो गया 33 बराबर नहीं। ठीक है अब कुछ करना नहीं है, बस एक गुणा करके 33 से भाग दे दो। अब 15 में से घटा दो कितना आ जाएगा 14। जब पूरा हल कर दोगे तो आपका आंसर जो निकल करके आएगा कितना आ जाएगा लगभग सही है ना। पूरा मान देख लेना तुम ध्यान से। ठीक यार तो भाग दे दो इसमें देखो कितना आ रहा है। दोगे भाग तो इतना आएगा लगभग 5.6 गुणे अब 15 में से जाएगा 14 न्यू आ जाएगा। तो न्यू का मान 5.6 गुणे 10 के ऊपर 14 8 हो जाता आ जाएगा। ठीक नोट करो पड़ा। चलो 5 नंबर चले हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ऊर्जा इसका दिया गया है ई का मान न्यूनतम अवस्था में हाइड्रोजन जो परमाणु है उसका एनर्जी दिया गया है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा ये सवाल में लगाए हैं
इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा पूछ रहा है तो गतिज ऊर्जा जितना होगा उतना ही लिख देंगे, जितना एनर्जी होता है उतना गतिज ऊर्जा, मैंने बताया था कल। लेकिन स्थिति ऊर्जा जो होगा कुल ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा के योग के बराबर। तो अगर आपसे कोई पूछे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है रहा कि ऊर्जा इतना दिया है, गतिज ऊर्जा अगर आपसे पूछ रहा है तो सब लोग जानते होंगे गतिज ऊर्जा कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं ना, की ई, के ई लिख लो, के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, जितना हाई ऊर्जा वो उतने रह जाएगी, लेकिन प्लस में आ जाता है। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। स्थिति ऊर्जा भी पूछ रहा है आपसे, स्थिति ऊर्जा भी पूछ रहा है आपसे, तो पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बाबू अंग्रेजी में इसको। तो पूछ रहे हैं 2 गुणे माइनस 2 गुणे ई लिख लो, तो माइनस 2 आएगा, ई का मान 13.6, तो गुणा कर दोगे तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था 5 नंबर, जल्दी से नोट कर लीजिए। प्रश्न क्या कह रहा है, देखो कह रहा है कि न्यूनतम अवस्था में विद्यमान, जब भी न्यूनतम अवस्था कहेगा ना, जब भी न्यूनतम अवस्था कहेगा, सब लोग अपने किताब और फार्मूला भी लिख लेंगे, लिख रहे कि नहीं आदर्श, सब लोग लिख लेंगे कि आपसे जानकारी रहेगा। कह रहा है कि न्यूनतम अवस्था, जरूर आप किताब पर जहाँ न्यूनतम अवस्था लिखा है ना, हमेशा n1 बराबर 1 मान लेते हैं इसको, हमेशा कहीं भी आपको सवाल दिखाई दे तो, जब भी न्यूनतम अवस्था कहेगा तो हमेशा n1 का मान 1 मान लेते हैं। कह रहे न्यूनतम अवस्था में विद्यमान एक हाइड्रोजन परमाणु एक प्रोटॉन को अवशोषित करता है और इसे n बराबर 4 स्तर पर उत्तेजित कर देता है। तो भाई n2 का मान 4 दे दलस, n1 का मान 1 दे दिया, तो फोटॉन की तरंग दैर्ध्य, फोटॉन की तरंग दैर्ध्य हम बताएंगे नहीं, खुद आप लगाएंगे। लेमडा का मान निकालना है, और किसका मान निकालना है, आवृत्ति का, किसका मान निकालना है, आवृत्ति का, और किसका, लेमडा का। भाई जब आवृत्ति कहेगा तो वही नहीं। सुनो, मैंने कहा आपसे, आपने सुना भी, क्या आप इसको एक क्वेश्चन को हल करके लाएंगे? आप अपने सबके कॉपी पर ये डायरेक्टली हल करिएगा आराम आराम से। n1 का मान देखो, जब न्यूनतम अवस्था कहेगा तो ऐसे कंडीशन में n1 का मान हमेशा 1 होता है, n2 का मान हमेशा 4 होता है। और क्या पूछा है बाबू, तरंग दैर्ध्य की बात करो। तो जब ऐसे मान जब भी दिया हो ना, तो आप सभी लोग पढ़े होंगे बाबू, 1 लैम्डा बराबर r 1/n1 के स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। देखिए क्या लगाएंगे, पहले समझो, 1 लैम्डा r होगा 1/n1 का मान 1 का स्क्वायर क्या होगा, n2 का मान 4 का स्क्वायर, 1 लैम्डा r होगा रखना 1 माइनस 1 1/16 हो जाएगा बाबू, 16 हो जाएगा एकदम ब्लैक पर, सब लोग देखते रहेंगे। ये लसा ले लो बाबू, कहा जाएगा 16 गुणा करोगे 16 माइनस 1 कम 1 लैम्डा बराबर r, 16 में से जाएगा 15/16। तब पलट दो, जैसे 1 लैम्डा बराबर 15r/16, लेकिन हमें लैम्डा चाहिए नो, तो तीसरा तीसरे से गुणा कर दे, जन्मजात है, तो क्या होगा बताओ सब लोग, क्या होगा 15r गुणे लैम्डा बराबर 16, तो लैम्डा बराबर 16/15r, तो लैम्डा बराबर 16/15 गुणे r का मान 1.097 गुणे 10⁻⁷, तो लैम्डा बराबर 16 है जाएगा ऊपर, 3 गो 0 जाए ना हो, तो 0 0 0 गुणे है जाएगा 10⁻⁷ बटा में है 15 गुणे 1097। हालांकि अगर ये ना रही तो 15,000 हुई। अब करना इसमें ये है कि आपको भाग दे देना, तो लगभग आपका आंसर आ जाएगा लैम्डा का मान 9.74 गुणे 10⁻⁸ मीटर। बोलो समझ में आया आपको? हाँ, अरे बहुत बढ़िया सवाल है, इसको तो लगातार आप यूज किए हैं भाई, इसका लगातार यूज किया सूत्र का, इसे सूत्र का इस्तेमाल करके आपको हल करना है। जब भी n1 n2 2 आ जाए तो ये बस अंतिम में आप r का मान रखिएगा बाबू राजकुमार, अंतिम में r का मान रखिए, पहले ही मत रख दिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, गुना भाग ये सब करना पड़ेगा। गोट कर लो पहले अंदर वाला का हल करके टारगेट हमने के बना दिए, और जब गोट हो जाए आई -1 लगा देना,
जब गुट हो जाई तब हमने कहा अंतिम आहार के मान वर्ग का हल करो। अब बताओ तो तुम लोग यहाँ पर आ जाओ। दूसरा में आपकी आवृत्ति पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? आवृत्ति। ये हमसे पूछवे मत करो तुम लोग। जब बात होगी आवृत्ति की, जब बात होगी आवृत्ति की, तो बात होगी कौन? सी बराबर न्यू इंटू लेमड़ा की। जब बात होगी आवृत्ति के तो सी बराबर न्यू इंटू लेमड़ा की, और बात होगी आवृत्ति के तो सी बटा लेमड़ा बराबर न्यू। सी का मान 3 × 10⁸ और लेमड़ा का मान तो आपके पास मौजूद है 9.74 × 10⁻⁻8। अब न्यू है तो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना, तब 3 दशमलव हटाओगे तो 0 × 10⁸ 8 10⁻+8 बराबर न्यू नीचे 974 है तो 8 हो जाएगा, लेकिन पहले दशमलव बढ़ाएंगे तब 3000 होगा और तब 9 3 27 होता है, लगभग आप भाग दे देंगे यहाँ पर तो आएगा 3 दशमलव कितना 1 × 10⁻15 हटा सा आ जाएगा। किसका मान होगा बाबू? आवृत्ति का। तो आवृत्ति बराबर 3.1 × 10⁻15 हटा सा आपका आंसर। ये सवाल नोट कर देखो। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे है बोर मॉडल का प्रयोग करके। अच्छा इसको ख़त्म कर दो, थोड़ा मैथ में टाइम कम रहेगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर ये बचेगा तो क्या फ़ायदा होगा। बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में, सुनो ध्यान से बाबू, n बराबर 1, n बराबर 2 और n बराबर 3 स्तरों पर इलेक्ट्रॉन की चाल निकालना है। जब n के मान 1 रही तब चाल निकालना है, जब n का मान 2 रही तब चाल निकालना है, जब n का मान 3 रही तब चाल निकालना है। और कह रहा है कि इनमें से प्रत्येक स्तर के लिए कक्षीय अवधि परिकलन भी निकालना है। कक्षीय अवधि बाबू, कक्षीय अवधि, कक्षीय अवधि, अवधि का मतलब होता है टाइम, आवर्तकाल निकालना है आपको। पहले तीनों के चाल n1 का मान 1, n2 का मान 2, n3 का मान 3 और तीनों खातिर चाल भी निकालना है आपको। सब लोग सीखो, सब लोग सीखो। देखो क्या दिया है, पहले खाली n का मान 1, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3 दिया है, तो ये हल करते हैं। देखो आप पढ़े होंगे कक्षीय चाल के सूत्र, सुनो सब लोग ध्यान से। कक्षीय चाल का सूत्र v बराबर E²/2ε0h। याद है आपको? है कि नहीं? है कि नहीं बताओ सब लोग। इतना होता है सूत्र में, आप सिद्ध किए होंगे। चाल बराबर होता है। चलो अब करना क्या है, मान बस भरो। चलो मान भरो। ई का मान 1.6 × 10⁻⁻19 गुणे 1.6 × 10⁻⁻19। नीचे 2 लिखो। ε0 का मान 8.85 × 10⁻12 और नीचे n है तो n वैसे ही रखो, मालूम नहीं क्या है। h का मान कितना होता है? 6.6 × 10⁻34। इसके बाद से हल करना आपको आता है। पूरा हल करोगे ना तो आएगा 21.871 × 10⁵ बट्टा में आ जाएगा n, बटा में आ जाएगा n। ये एक सूत्र बन गया। ये क्या बना बाबू? एक सूत्र बना। सुनो ध्यान से। जब v1 का मान निकालोगे तो 21.871 × 10⁵ तो n के जगह पर 1 रखेंगे। दिया है ना, n का मान 1 पर आपको निकालना है तो कितना आएगा? इतना ही आ जाएगा 21.871 × 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड। एक बार n बराबर 2 पर रखो तो v2 का मान निकालोगे तो 21.871 × 10⁵ बटा में 2 हो गया। 2 से भाग दे देगा, इसमें कवर में जाएगा। बात करो पीछे वाले बच्चे, बहुत गलत है आदमी तुम लोग, सही आदमी नहीं हो, सही कह रहे हैं। और कभी लग पाएगा क्या आप लोगों से? लगा के देख लीजिएगा 10 दिन बाद अगर पूछ दिया ये। अच्छा इतने वीकनेस के कारण का है कि जब पढ़ाया जाता है तो बड़ा ध्यान से आप नहीं देखता, अपने में बिजी रहता, ना मालूम क्या बतियाता है। मेहरारू खाने का 4 झूठ जाली से वहीं बतिया ले वहीं। अरे मर्द आदमी है, मर्द बाहर रहने के लिए सीखिए। जब कहीं है तो कुछ सीखिए, तभी ना आप अपने परिवार वालों को सिखाएंगे। ये सिखाएंगे कि हमने के मास्टर साहब जब पढ़ावल तो हमने के घूम के बतियावल, तो नहीं कहीं बतिया। अरे बाप का विरासत तो मिला, लेकर जाओ। चलो भाग दो।
तो आएगा बाबू 10.935 गुणे 10 के ऊपर 5 मीटर प्रति सेकेंड। अरे 10 दूना 20 लोग का था ना, 3 दूना 6, तो 9 दूना 18, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, n बराबर 3 के लिए भीतरी का मान निकालो। तो 21.871 गुणे 10 के ऊपर 5 n के ऊपर 3 सब आइए रही फिक्स बात, खाली n का मान चेंज करना। अब भाग दे दो तो 7.290 गुणे 10 के ऊपर 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इतना समझ में आया सबको कि नहीं आया बताइए। अच्छा, आवर्तकाल के लिए सब लोग सूत्र स्थापित किए थे, याद है आप लोग का आवर्तकाल का सूत्र? सबको मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ, उसी से हल हो जाएगा। तो जब पूरा मान भरोगे ना, जैसे सुनो, आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 2πr/v होता है ना, 2πr/v। अरे परिधि बटा आर के पढ़े होंगे ना, आर जो त्रिज्या निकाले उसको भर देना इसमें, और जो वेग निकाले उसको भर देना, क्योंकि अवधि पूछा है बाबू। तो अवधि का मतलब आवर्तकाल पूछ रहा है सवाल में। तो आर और भी जब पूरा रखोगे ना, तो हमारे पास आवर्तकाल का सूत्र जो आएगा हम बता देते हैं। देखो क्या आएगा, ठीक है? आएगा आपके पास एच के ऊपर 3 बटा में 4πε0 गुणे 4π ME 4π M। अच्छा, इसमें n स्क्वायर भी होता है, ऊपर n स्क्वायर, n क्यू होता है, स्क्वायर नहीं। 4πε 4π E स्क्वायर इंटू m इंटू, तो भाई ये सूत्र होता है। कभी आप घर पर बैठ कर सिद्ध करेंगे ना तो आ जाएगा। अच्छा, सब लोग लिख लिए, इसको मिटा दें ये बेग वाला। और सुनो ध्यान से, एक चीज़ बताते हैं, सुनो सब लोग सुनो। t बराबर, सुनो बाबू सुनो, एकदम आराम समझो। एच के मान रख सकते हो ना, 6.6 गुना 10 के मान 34, लेकिन 3 बार रखा आएगा। पाई है क्या, तो 1/, इतना होता है कि पूरा जगह पर तो 9 गुना 10 के ऊपर 9 रहे। जब पूरा 4π सब रख करके हल करोगे ना, तो देखो t बराबर आएगा आपके पास, हम बता देते हैं, 1.538 गुणे 10 के ऊपर -10 और n के ऊपर 3। जैसे बना दिया गया इसलिए कि 1.538 गुणे 10 को -10 n पर 3। अब समझो ध्यान से, जब अगर n का मान 1 लेंगे, देखो 3 बार दिया है ना, n का मान 1, n का मान 2, n का मान 3 है, लिख ले तो कौन मिटाएं, मिटा दें। तो इतना मैंने पूरा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। और सुनो ध्यान से, क्या करेंगे, एनसीईआरटी वाला सॉल्व करना बहुत जरूरी है बाबू। अब आराम से एक बार n का मान 1 भर देवे, आवर्तकाल निकल जाई। तो पहले जो लिखा जाई n बराबर 1 के लिए रख देवे कहिया, तो t बराबर 1.538 गुणे 10 को -10 और n के जगह पर 1 तो 1 के ऊपर 3, तो 1.538 इतने आ जाई। और 1 के ऊपर 3 का मतलब 1 है, समझो बात को। 1 के ऊपर कितना हो के ना, वो उतने आई, 1 का मतलब कुछ ना, जितना वो उतना उतरा आ जाए। 10 के ऊपर माइनस, एक बार लिख लेंगे ना, वो तो जानकारी तो रहेगा। ठीक, अब n बराबर 2 के लिए, आराम से सब वही रही, खाली n के जगह पर 2 रखा जाए। तो t बराबर 1.538 गुणे 10 को -10 गुणे या 2 के ऊपर 3। तो 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या होला, 3 बार 2 लिखेंगे। आएगा 1.538 गुणे 10 के ऊपर -10 गुणे 8। तो गुणा कर देवे कहिया, 8 रहे 64 के 4, हाथ में 6, हाथ 3 के 24 34, चाहे नीचे लिख देते नहीं जा। देखो 8 है 64 के 4, हाथ में 6, हाथ 3 के 24, 34 के 0, हाथ में 3, 8 पे 40, 3 43,
कि 3 हाथ में 4 8 1 8 4 12, तो कितना आ गया यहाँ पर गुणा किए था 12.304 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10 आ गया। ठीक है, सेकेंड में आएगा सभी, सेकेंड में देख लो। अब क्या होगा बाबू, अब होगा यहाँ पर n बराबर 3 के लिए तो वही होगा t बराबर 1.538 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10 गुणे 3 के ऊपर 3 बराबर 1.538 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10 गुणे ये 27 हो जाएगा। कहा जाएगा 27 हो जाएगा। अब क्या करना है, 27 से गुणा कर दो आप, इसमें कर दोगे 27 से गुणा, तो गुणा करके देख लेना कितना आएगा। कर देते हैं एक बार इधर कहीं किनारे, 1.538 गुणे 10 के ऊपर छोड़ दो 27। 8 7 56 के 6 हाथ में 5 7 21 5 26 हाथ में 2 7 बजे 35 35 और 2 37 7 के 7 3 10 8 2 16 3 2 6 1 7 5 2 10 1 11 नहीं खाली 5 2 10 हो और 2 1 2 1 3 6 6 6 12 के 2 4 4 14 1 15 1 3 1 4 3 अंक यहाँ पर आ जाए तो 41.56 गुणे 10 के ऊपर माइनस 10। चलो बहुत बुलंद सवाल दिया था, नोट कर लो इसको।